हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ का 7th डे है और आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, विद द हेल्प ऑफ ओसवाल सीबीएसई माइंड मैप्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हमें दिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम बना कर रखता है, जिसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई, कोई जैसे कोई डिजीज़ेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो वो हमारी बॉडी में एंटर्ड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारी बॉडी की वेलबींग स्ट्रांग होगी, हम डिजीज़ फ्री होंगे। मतलब बोल सकते हैं कि कोई पर्सन कैसा होगा, हेल्दी होगा। तो उसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी को बचा कर रखे इन्फेक्शियस या फिर इन्वेडिंग पैथोजन से। ठीक है, तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है इम्यूनिटी दो टाइप की है, एक्वायर्ड और इन्नेट। इन्नेट को हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं और एक्वायर्ड को हम स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, तो इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न। इन्नेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम इनबॉर्न। ये इम्यूनिटी हमारे पास बचपन से ही प्रेजेंट होती है। ये इम्यूनिटी हमें खुद बनानी नहीं पड़ती है, ये हमें बचपन से ही मिली होती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी के बैरियर्स देख रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कौन कौन से टाइप्स की इम्यूनिटीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटीज़ के कौन कौन से बैरियर प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को आने से रोकेंगे। तो पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एग्जांपल है हमारा स्किन। जैसे कि हमारी स्किन में अगर कोई भी इन्फेक्शन एंटर करने की कोशिश करेगा तो हमारी स्किन क्या है, उसे अंदर एंट्री नहीं देगी। ठीक है, या फिर हमारे स्किन के ऊपर सिबेशियस ग्लैंड या फिर स्वेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं स्किन के ऊपर, और उसके वजह से कोई भी पैथोजन या इन्फेक्शन अंदर एंटर नहीं कर पाता बॉडी में। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है हमारा सलाइवा और स्टमक एसिड। अगर फिर भी, ठीक है, फिजिकल बॉडी से हमारे स्किन के थ्रू इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ भी चुके हैं, तो सलाइवा हमारी बॉडी में जो माउथ में जो सलाइवा बनता है, वो सलाइवा या फिर स्टमक एसिड जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, वो स्टमक एसिड क्या करेगा, उन बैक्टीरियाज को, उन इन्फेक्शियस चीज़ों को किल कर देगा। या तो फिर अगर हमने कभी खाना खाया है तो खाने में अगर जो भी बैक्टीरियाज है, बाहर का खाना खाया है अनहाइजीनिक प्लेस से, तो उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाएंगे, इन्फेक्शंस पाए जाएंगे। तो वो इन्फेक्शंस को किल करने के लिए कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर, सलाइवा एंड स्टमक एसिड। दूसरा आता है सेल्यूलर। सेल्यूलर मतलब सेल्स के बने होंगे कुछ। ठीक है, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ सेल्स के टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं WBC को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ भी गया है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा पूरे बॉडी के पार्ट्स में, तो उसके वजह से हमें डिजीजेज हो जाएंगी। तो उससे बचाने के लिए हम कौन आता है, WBCs। उसके बाद है फोर्थ हमारा बैरियर साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है, एग्जाम्पल इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, जो डायरेक्टली, साइटोकाइन मतलब वो डायरेक्टली बैक्टीरियाज को किल कर देगा। ठीक है, उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। उसके बाद आते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ पे। ये तो हो गई इननेट, जो हमें इनबॉर्न मिली हुई है। उसके बाद आते हैं एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। ठीक है, एक्वायर्ड एक पैसिव और एक एक्टिव। एक्टिव मतलब एक्टिव भी डिवाइडेड है फर्दर दो टाइप में, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव डिवाइडेड है नेचुरल और आर्टिफिशियल सेम टाइप्स में। एक्टिव मतलब किसी भी इम्यूनिटी को बनाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जिस भी इम्यूनिटी को बनाना है तो पहले उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, उस डिजीज़ से गुजरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम मिजल्स का। अगर सपोज किसी पर्सन को मिजल्स हो जाती है, ठीक है, तो उस मिजल्स का उसके पास कोई एंटीडोट, उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं था जिसकी वजह से उसको मिजल्स हो गई फर्स्ट टाइम, बट सेकंड टाइम नहीं होती है। एज यूजुअल सेकंड टाइम में नहीं होता, क्योंकि सेकंड टाइम उसके पास क्या है, उसके खिलाफ मिजल्स के बैक्टीरिया जब आएंगे इन्फेक्ट करने के लिए बॉडी में, तो मिजल्स से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ है जो कि डायरेक्टली फाइट करेंगी मिजल्स के बैक्टीरिया से, जिसके वजह से हमें डिजीजेस नहीं होगी। और पैसिव
पैसिव जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है, ठीक है, वो उससे जिसके लिए हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे और वो अपना काम करेगी। जैसे कि वैक्सीन्स होती हैं, हम डायरेक्टली वैक्सीन्स ले रहे हैं, वैक्सीन्स के थ्रू क्या हो रहा है बॉडी में, इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उसके लिए कोई काम नहीं कर रही है, कोई मेहनत नहीं कर रही है, उस इम्यूनिटी को बना नहीं रही है, वो बाहर से ले रही है, या फिर मदर से हमें एंटीबॉडीज़ मिले हुए हैं, मदर के एंटीबॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो दो टाइप है यहाँ पे। नेचुरल में क्या आएगा, नेचुरली जो हमारी बॉडी में पैसिवली बन रही है, पैसिवली मतलब उसके लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेरी बॉडी कोई मेहनत नहीं कर रही है। जैसे मटेरनल एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल कोलेस्ट्रम। जब फीडिंग बेबीज़ होते हैं, तो फीडिंग बेबीज़ जब मदर मिल्क पीते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का वो कोलेस्ट्रम पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिल्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ या इन्फेक्शन से रोकने वाली बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज़ पाई जाती है जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करती है। दूसरा है आर्टिफिशियल में आता है एंटीबॉडीज़ हम अदर सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि एंटी टिटनेस सीरम का हम वैक्सीन लेते हैं, कोई भी बीमारी होती है डायरेक्टली हम वैक्सीन ले लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल ले सकते हो कोरोना का, कोरोना जब आया था तो हम लोग ने वैक्सीन ले रहे थे, क्यों, क्योंकि उससे खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्टिव में नेचुरल में है एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि अभी मैंने मीजल्स का एग्जांपल दिया था, अगर मीजल्स हो जाए तो यहाँ पे अभी मैं दूसरा ले रही हूँ मलेरिया। अगर सपोज किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है, फर्स्ट टाइम तो हो गया उसको, उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम उसकी वीक थी जिसकी वजह से उसको पता नहीं चला और उसको मलेरिया हो गया। लेकिन जब सेकेंड टाइम वही मॉस्किटो बैक्टीरिया लेके आ रहा है बॉडी के अंदर, जैसे ही वो बैक्टीरिया को पैथोजन को इन्फेक्ट करवा रहा है, इंसर्ट करवा रहा है, वैसे ही मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना दिया, एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडीज़ ने डायरेक्टली एक्ट कर दिया और इसकी वजह से मुझे मलेरिया नहीं हुआ सेकेंड टाइम पे। तो ये किसकी वजह से हुआ, एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी ने पहले ही कुछ बना के रख दिया था। उसके बाद आर्टिफिशियल में जैसे अगर कोई मेरे बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो गई है और मेरी बॉडी लड़ नहीं पा रही है किसी भी इन्फेक्शियस चीज़ों से, तो हमने जाकर वैक्सीन ले लिया, एक बार वैक्सीन ले लिया तो वो अब वैक्सीन क्या करेगी, बॉडी में जाकर मेरी इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगी जो कि इनएक्टिव हो गई है, ठीक है। इनएक्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी और फिर मेरी इम्यून सिस्टम वापस से वर्क करने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कौन सा प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी मतलब पहले रिस्पॉन्स देगा, अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ रहा है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब पहला रिस्पॉन्स क्या होगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होगा, तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी देती है हमें। प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा हमारा टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स जो हेल्पर बी सेल्स होंगे, और टी सेल्स यहाँ पे कई टाइप के बन के रखते हैं और ये क्या करते हैं, अपनी क्लोनिंग करते जाते हैं और फिर जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है तो उसको किल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट्स, ये टर्म याद रखना कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं करती है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लाइकोसिडिक चेन से, ये जो चेन दिख रही है, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक चेन से ग्लाइकोसिडिक की बनी हुई है और ये अटैच्ड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। 4 चेन है, 1 2 3 4 और ये अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें अभी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, मतलब एक एंटीबॉडी में कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, 2, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 एंटीजन को बाइंड किया जा सकता है। एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीबॉडी मतलब केमिकल रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी से जाता है, ठीक है, सेल्फ की बॉडी से। अब इस स्ट्रक्चर में 2 है लाइट चेन प्रेजेंट है, ये वाले, ठीक है, इन दोनों रीजन को हम कहते हैं लाइट चेन, ये वाले रीजन को, और इन दोनों को बोलते हैं हम हैवी चेन रीजन, ठीक है, इसको लाइट चेन और इसको हैवी चेन। यहाँ पर एक कांस्टेंट रीजन भी पाया जाता है और एक वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन कौन सा होता है, ये जो डार्कर पोर्शन दिख रहा है ये हमारा कांस्टेंट रीजन होता है और ये जो लाइटर वाला पोर्शन दिख रहा है ये ऊपर वाला ये वेरिएबल रीजन होता है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे चेंज हो, क्योंकि एंटीजन अलग अलग पैथोजन है,
ठीक है। अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन आते हैं हमारी बॉडी में, तो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन आ रहे हैं तो उनकी साइज़, बॉडी मास अलग होगा, तो उनके बॉडी मास के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से अलग अलग एंटीबॉडीज़ मेरी बॉडी में बनेंगे, ठीक है। सारी एंटीजन के लिए, सारे फॉरेन पार्टिकल्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया जाता है थ्रू आवर बी सेल्स, ठीक है, थ्रू आवर बी सेल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन के पास, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फ मतलब यहाँ पे हमारा है WBCs, ठीक है। WBCs प्रोड्यूस होंगे, जो टी सेल्स और बी सेल्स पढ़े हमने, ठीक है। WBCs के टाइप हैं हमारे टी सेल्स और बी सेल्स। तो प्राइमरी बनते कहाँ हैं ये? हमारे बोन मैरो में और थाइमस में। बोन मैरो में हमारा RBC भी बनता है, WBC भी बनता है, प्लेटलेट्स भी बनते हैं, ठीक है। और हमारा टी सेल्स और बी सेल्स भी वहीं बनता है, जो कि एक WBC का टाइप है। थाइमस में हमारा जो टी सेल्स होता है वो बी सेल में बोन मैरो में बनने के बाद, जब वो छोटे स्टेज पे होता है तो वहाँ से बनने के बाद वो मूव कर जाता है टू द थाइमस। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं टी सेल्स को कि वो उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? थाइमस में। सेकेंडरी, अगर सपोज ये पार्ट में WBC नहीं बन रहे हैं तो इस पार्ट में, सेकेंडरी पार्ट्स में, ये ऐसे पार्ट्स हैं या ऐसे ऑर्गन्स हैं जो WBCs को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स। उसके बाद आते हैं हम हमारा थर्ड टॉपिक, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो एबल होगा डिस्टिंग्विश करने में कि फॉरेन पार्टिकल्स क्या है या फिर पैथोजन। फॉरेन पार्टिकल मतलब पैथोजन, जो आपकी बॉडी में एंटर किया है, इन्फेक्शियस चीज़ें। और सेल्फ सेल कौन से हैं उसमें से, हमारी बॉडी के सेल्स कौन से, वरना ऐसा होगा कि हमारी बॉडी के WBCs खुद के ही सेल्स को मार देंगे अगर वो पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेमोरी बेस्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पर डिजीज़ेस। अब हमें कौन कौन से डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से डिजीज़ेस होती हैं, कौन कौन से पैथोजन के थ्रू। तो दो टाइप की डिजीज़ेस होती है, कम्युनिकेबल होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेशन के थ्रू फैल जाए, मतलब स्प्रेडिंग डिजीज़ेस, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो नॉन स्प्रेडेबल डिजीज़ेस होती है वो। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अभी फिलहाल डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो के वजह से होता है। एडीज मॉस्किटो क्या होता है? वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। डेंगू और चिकनगुनिया वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। कुछ डिजीज़ेस कम्युनिकेबल में, कुछ डिजीज़ेस दो तरह की वजह से होती है। एक डायरेक्टली पैरासाइट आ जाता है बॉडी में, पैरासाइट एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, या तो बॉडी के ऊपर भी, या फिर दूसरा हो सकता है वो वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आया। पैथोजन तो आप डायरेक्टली जाओगे नहीं ना, डायरेक्टली कि आ जाओ पैथोजन मेरे अंदर आ जाओ, तो हम वो पैथोजन किसी वेक्टर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो वो वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी के वजह से। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये हम लोग ने 4th चैप्टर में पढ़ा था। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फाइलेरियासिस मतलब एलिफेंटियासिस, जिसमें पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक है, तो वो होता है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद आता है अमीबियासिस होता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है लोगों को, वो होता है राइनो वायरस की वजह से या फिर कोरोना वायरस जो आके जा चुका है वो भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मलेरिया वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बैक्टीरिया कॉजिंग एजेंट कौन है? इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। एस्कैरियासिस किसके थ्रू होता है? एस्कैरिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मलेरिया का लाइफ साइकिल दिया है क्योंकि एग्जाम में इसका लाइफ साइकिल ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है कुछ। यहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है। तो मॉस्किटो ने जब बाइट किया है तो वो कुछ रिलीज करे। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, तो उसके बॉडी के अंदर या फिर उसके गट के अंदर जो स्पोरोजोइड थे, मतलब स्पोर्स थे, वो कहाँ उसे छोड़ा? यहाँ पर रिलीज किया स्पोर्स को। अब पैरासाइट्स, ये स्पोर्स क्या है? पैरासाइट जो इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं,
ठीक है। तो ये स्पोरोजाइट कहाँ पहुँच जाते हैं, लीवर में, थ्रू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं ये, यहाँ लीवर में। लीवर में जाके सारे लीवर के सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स, लीवर सेल्स में वो असेक्सुअली क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सेल से दो, दो से चार, ऐसे वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्शन करके अपने जनरेशन को आगे ग्रो कर रहे हैं। बाद में बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, अब वो सेल वहाँ पे जब रहने की जगह नहीं बचेगी तो यहाँ के सेल्स कहाँ जाएंगे, मूव करके वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ब्लड में रिलीज हो गए, अब ये सेल्स कैसे हुए, एक्टिवेट हो गए, इनको क्या मिल गया, ह्यूमन होस्ट मिल गया है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसीज में भी वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बस्टिंग द आरबीसीज, आरबीसीज के सेल्स को भी उन्होंने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, जिसकी वजह से अब फीवर स्टार्ट हो जाता है, फीवर का साइकिल। और अदर सिम्टम्स हमें देखने मिलता है कि पैरासाइट्स इन्फेक्ट कर देता है हमारे न्यू रेड ब्लड सेल्स, जो न्यू रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, आरबीसीज बन रही थी, बॉडी के अंदर आ रही थी, उनको भी इन्फेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल स्टेजेस, गैमेटोसाइट डेवलप इनटू आरबीसीज, अब इसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है और यहाँ पे ये जो स्पोरोसाइट्स बने थे वो डेवलप हो जाते हैं गैमेटोसाइट में, मतलब गैमेट वाले सेल्स, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जहाँ पे गैमेट डेवलप्ड हुआ है, अगर जो फीमेल सफ़र कर रही है, सपोज जिस फीमेल के अंदर ये गैमेट प्रोड्यूस हुआ है, उस फीमेल को या उस मेल को कोई अदर मॉस्किटो आकर बाइट करता है तो ये इन्फेक्टेड सेल्स जब बाइट करेगा तो वो ब्लड लेगा मॉस्किटो, जो ब्लड के थ्रू फीमेल मॉस्किटो क्या ले लेती है, गैमेटोसाइट्स इन द ब्लड मील, अपने ब्लड खाने में वो क्या ले लेती है, वो गैमेटोसाइट्स ले लेती है। वो जो गैमेटोसाइट लिया है वो मॉस्किटो के गट में जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट हो जाती है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉस्किटो का क्या हो गया, ये मॉस्किटो होस्ट, यहाँ पे हमारा था ह्यूमन होस्ट, मतलब इसमें दो होस्ट लगते हैं, ठीक है। अब ये सलिवरी ग्लैंड्स देख रहे हो, यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स में मिक्सअप होके क्या बन गया, ये स्पोरोजॉइट्स बन गए। अब ये वापस क्या होगा, इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइट्स। अब ये इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइट वापस से किसी हेल्दी पर्सन को ही बाइट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उस ह्यूमन को मलेरिया कॉजिंग होगा। तो ये लाइफ साइकिल देख रहे हो, मलेरिया कॉजिंग कैसे चलता है, एक हेल्दी ह्यूमन बींग से कैसे अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को कैसे मलेरिया कॉज किया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, मतलब स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। उसके बाद हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ तो वहाँ पे क्लियर हो गया था। अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में यहाँ पे दिया है हमारा कैंसर। कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे फिलहाल 3 टाइप्स के दिया हुआ है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, और मेटास्टेसिस। इनमें से बिनाइन और मैलिग्नेंट वाला एग्जाम में आ चुका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब क्या होता है, ट्यूमर जैसा, पहले कैंसर जो भी होता है, कैंसर मतलब क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स या फिर एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है, बार बार डिवाइड हो रहा है, वो भी एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल सेल्स, और वो भी अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पहले तो स्टार्टिंग स्टेज जो होगी कैंसर की वो होती है ट्यूमर, वो ट्यूमर से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, कैंसर। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हमें ट्यूमर देखने मिल रहे हैं, बिनाइन, मैलिग्नेंट और मेटास्टेसिस। उसके बाद इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कि इस पर्सन को कैंसर है, डायग्नोस कैसे पता चलेगा, तो बायोप्सी के मदद से पता चलेगा। दूसरा रेडियोग्राफी, रेडिएशन की मदद से, सीटी या फिर एमआरआई के मदद से पता चलेगा कि उस पर्सन को कैंसर है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं उसे, रेडिएशन के थ्रू, लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कीमोथेरेपी, केमिकल्स की थेरेपी दे सकते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी, मतलब उसे इम्यूनिटी दिया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारा एड्स। व्हाट इज़ एड्स,
ठीक है। एड्स एक लास्ट स्टेज है किसकी, HIV की। ये किसके थ्रू होती है, HIV के थ्रू। इसका जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वो होता है HIV। HIV को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट का नाम है ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ELISA। उसके बाद व्हाट इज HIV होता कैसे है, तो यहाँ पे दिया गया है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV का जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, तो क्या होता है उसका, RNA, DNA नहीं होता उसका। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। इसलिए हम इसे कहते हैं रेट्रो वायरस, वायरल प्रोटीन कोट। ठीक है, वायरल प्रोटीन कोट। वायरल मतलब क्या, जो फैल जाए। ठीक है, इन्फेक्शंस फैलेगा। जब तक ये HIV वायरस ये एनवायरनमेंट में होती है तब तक ये इनएक्टिव होती है, मतलब ये कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये होस्ट की बॉडी में गई, जैसे ही इसे मिल जाता है होस्ट, वैसे ही ये एक्टिवेट करती है अपने सेल्स को और फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वायरल RNA कोर वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया किसी नॉर्मल सेल को, किसी के बॉडी में एंटर कर दिया। अभी तो ये बाहर थी एनवायरनमेंट में, ये रहा हमारा एनिमल सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर वायरस ने क्या कर दिया, एंटर कर लिया। अब एंटर कर लिया तो उसके बाद ये वायरल DNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल। ये है हमारा वायरल DNA, इसका HIV वाला DNA। अब ये वायरल DNA क्या करता है, वायरल RNA क्या करता है, RNA के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर HIV वायरस के पास बॉडी में एक एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम लोग ने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि सेंट्रल डॉग्मा का जो प्रोसेस था उसमें DNA से RNA बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन वहीं जब अगर mRNA आगे जाके प्रोटीन ना बनाए, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस ना करे और वो वापस से DNA बना ले, अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के DNA बन जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये वायरल RNA जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी को पता ना चले कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है, तो वो क्या कर देता है, अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज कर देता है, मतलब वो अपने RNA को DNA बना देता है। वो DNA वायरल ही रहता है, HIV का ही रहता है, बट क्या हो जाता है, बस वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं वायरल DNA। वायरल DNA अब हमारे होस्ट, हमारे सेल के अंदर क्या करने लगता है, फटाफट से सेल डिवीज़न करने लगता है, और हमारे सेल को पता भी नहीं चलता। हमारे सेल को लगता है कि बस DNA ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, और वो वायरल DNA खुद को रेप्लिकेट करते रहता है। ठीक है, न्यू वायरल जेनेटिक मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। जिस सेल में भी इन्फेक्शन हुआ है, जिस सेल में भी वो आया था, उस सेल में वो डिवीज़न किया जा रहा है बार बार। अब न्यू वायरस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेल इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे सेल में इन्फेक्ट करेगा, तीसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये DNA जो है वो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एलर्जी। व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का, किसी भी चीज़ों का एग्जागरेटेड, मतलब हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिख जाना इम्यून सिस्टम में, तो उसे हम बोलते हैं एलर्जेंस या फिर एलर्जी। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट देखने मिलता है। तो एंटीबॉडीज़ का कभी कभार हमें देखने मिलता है, एंटीहिस्टामाइन का भी देखने मिलता है, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स का भी देखने मिलता है। ये एलर्जीज देखने मिलती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग्स में हमारे ये 3 ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओपियोइड्स, पहला ड्रग का नाम है हमारा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स मिलता है पापावेर सोमनीफेरम से, इसे हम पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा कोका अल्कलॉइड। कोका अल्कलॉइड मिलता है हमें एरिथ्रोजाइलम कोका से। कैनाबिनॉइड्स है कैनाबिस सताइवा से मिलता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को, कोई पर्सन क्या है, ड्रग अब्यूज्ड है? तो ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर वो कॉलेज या स्कूल में स्टडी कर रहा है और वो ड्रग ले रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस पहले से और कम हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि शायद किसी चीज़ का, कोई चीज़ की वो एडिक्टेड हो गया है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई में वो ध्यान नहीं रखेगा। विड्रॉल एंड आइसोलेशन करना, डिप्रेशन, अग्रेसिव
एंड रेबेलियस बिहेवियर मतलब रूड बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे और रूड कर देना, मतलब जो भी अच्छा खासा रिलेशनशिप था वो और भी ज़्यादा ख़राब कर देना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ में कोई इंटरेस्ट ना रखना, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, कैसे कॉज होता है, ठीक है। लोग ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ कैसे करते हैं, क्यूरियोसिटी में या एक्सपेरिमेंट करते करते सोचते हैं कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम करते करते उनको चीज़ अच्छी लगने लगती है, अब वो स्टार्ट कर देते हैं। नीड फॉर एडवेंचर या फिर एक्साइटमेंट चाहिए होता है जो उनको लगता है कि शायद मेरी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ड्रग अब्यूज़ या फिर अल्कोहल अब्यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। एस्केप फ्रॉम फेसिंग प्रॉब्लम्स फेस करने से डरते हैं, जिसके वजह से ड्रग्स और अल्कोहल्स में आ जाते हैं। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से या फिर अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने ना कर पाने का जो स्ट्रेस होता है उसके वजह से। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट पे तरह तरह की चीज़ें देखकर। अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स या फिर पीर प्रेशर की वजह से भी। पीर प्रेशर मतलब रिलेटिव प्रेशर्स, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग अब्यूज़ या फिर अल्कोहल अब्यूज़ को, अवॉइड कर सकते हैं अनड्यू पीर प्रेशर, मतलब फैमिली रिलेटिव का जो भी प्रेशर आ रहा है उसे अवॉइड करके, एजुकेट करके खुद को या फिर काउंसिल करके, काउंसलिंग की मदद से कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है और क्या करना चाहिए उसके बदले में। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अपने पेरेंट्स से और पीर से मतलब रिलेटिव, फ्रेंड्स, आसपास के जो लोग हैं उनसे हेल्प लेकर। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, देखना चाहिए कि आगे चलकर उसका नतीजा क्या होगा, तो इससे वजह से वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, हमारा लास्ट है सीकिंग प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल की हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत सारी, उससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है, ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट कीप ऑन रिवाइजिंग।